राजनीति के किरदार। पीएम मोदी ने जिस पर जताया भरोसा, जिसका नाम सुनकर कांपता है पाकिस्तान। राजनीति के किरदार में इस बार पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। अब तक हम इस कार्यक्रम में नेताओं और अभिनेताओं के बारे में ही बात करते रहे, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसका संबंध इस देश की सुरक्षा से है। वो उतना हाई प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि वो इतना हाई प्रोफाइल हो नहीं सकता। वो शख्सियत ऐसी है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौटकर सबसे पहले बुलाया और बातचीत की और कहा कि बताइए क्या करना है, और उन्होंने उनको निर्देशित भी किया कि आपको क्या करना है। क्योंकि देश के जब खुफिया ऑपरेशन होते हैं तो खुफिया ऑपरेशनों के बारे में, उन ऑपरेशनों की तारीख के बारे में, वो कहाँ किए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई भी बात सार्वजनिक नहीं की जाती। ऐसे में जो अधिकारी पर्दे के पीछे रहते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो हमारे खुफिया विभागों के अधिकारी ही क्यों ना हो। तो ऐसी ही एक शख्सियत से आज आपका परिचय कराने जा रहे हैं, और उस शख्सियत का नाम है आलोक जोशी। आलोक जोशी वो शख्सियत हैं जिन्हें पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का प्रमुख बनाया गया है। यहाँ तक कि NSAB में भी बहुत बदलाव किए गए हैं और आलोक जोशी को नए दायित्व दिए गए हैं। उनका दायित्व वो कैसे निभाएंगे, उनकी क्या रणनीति होगी, उसमें से कोई भी बात सार्वजनिक नहीं होती। आपने देखा होगा कि कहीं किसी चैनल पर दिखाएगा कि प्रधानमंत्री ने 1 मई को मुंबई में 9 घंटे एक समारोह में बिताए। कार्यक्रम बनाने वाले का लक्ष्य था कि प्रधानमंत्री इतने फुर्सत में कि 9 घंटे एक ऐसे कार्यक्रम में रह सकते हैं जिसमें फिल्मी दुनिया की तमाम हस्तियां, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार वगैरह वगैरह थे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शायद प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हो दुनिया को कि पाकिस्तान और चीन वाले कुछ भी करें, हमें तो आपकी कोई परवाह नहीं, हमारी तो सेनाएं हैं, हमारे खुफिया तंत्र है, हमारी व्यवस्था है। ये मैसेज भी देना हो सकता है। आप सोचिए, क्या प्रधानमंत्री किसी भी पत्रकार से पूछकर तो जाएंगे नहीं, कार्यक्रम बनाएंगे नहीं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया है। इसके प्रमुख बनाए गए हैं आलोक जोशी। क्या आपने आलोक जोशी का नाम सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि आलोक जोशी कौन है, क्या करते हैं? शायद ही आप में से किसी ने उनका नाम सुना होगा। आज हम उन्हीं आलोक जोशी के बारे में ऐसी जानकारियां लेकर आ रहे हैं जो न केवल आपको चौंका देगी, बल्कि आपके दिमाग में ये बात भी रखेगी कि इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना तन मन न्यौछावर कर देते हैं और उनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। आलोक जोशी इसके पहले रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA के प्रमुख रहे। 2012 में उन्हें RA का प्रमुख बनाया गया। अब RA का प्रमुख होना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। सभी जानते हैं कि RA के काम पूरी दुनिया में क्या है। RA कभी भी अपने काम का प्रचार नहीं करती। उनके काम का प्रचार तो दुनिया करती है। उनके काम का प्रचार कनाडा का प्रधानमंत्री करता था। उनके काम का प्रचार अमेरिका में अलगाववादी करते थे कि हमारे साथ ये हुआ। तो RA कभी बताकर नहीं करता, और RA बताएगा भी क्यों, उसका काम बताकर काम करना नहीं है। अब सवाल ये कि जिस NSAB के प्रमुख बनाए गए आलोक जोशी, वो क्या है? तो ये बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का ही एक NSAB की स्थापना हुई थी 1991 में, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दीर्घकालिक रूप देने के लिए NSC को ये संस्था बनाकर दी गई। NSAB में बहुत बदलाव किए गए, और आलोक जोशी जिस टीम की लीडरशिप करेंगे उस टीम में कौन कौन है ज़रा आप ये भी जान लीजिए। उस टीम में हैं एयर मार्शल PM सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, पुराने IPS अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह, और भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी
बी वेंकटेश शर्मा। अब आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति इन दिग्गजों का नेतृत्व करेगा, इन दिग्गजों की लीडरशिप करेगा, वो आदमी कोई साधारण आदमी तो होगा ही नहीं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को लेकर और आतंकवादी खतरों को लेकर कितने गंभीर हैं। उनकी बैठकों के बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन जब वे विदेश से आए, जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, वे विदेश से यात्रा स्थगित करके आए और सबसे पहले CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। फिर उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुलाई और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक बुलाई। फिर एक सर्वदलीय बैठक बनाई जिसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं आ पाए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक हुई, उस पहली बैठक में पूरी जानकारी दी गई कि हमला क्यों हुआ और इसके बाद हमें क्या करना है। हमें क्या करना है ये तो हम सार्वजनिक बताएंगे नहीं, न सरकार बताएगी, न सेना बताएगी, न सिक्योरिटी फोर्सेस बताएगी। तो पहली CCS की बैठक में जो ब्रीफिंग दी गई, वो ब्रीफिंग ये थी कि आतंकी हमले के सीमा पार संबंध क्या हैं, सीमा पार यानी पाकिस्तान की सीमा में क्या है। इस बात को नोट किया गया कि ये हमला केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव होने के बाद और आर्थिक विकास की गति में आगे बढ़ने के बाद। आप जानते हैं कि कश्मीर में पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में जा रहे थे, लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे थे। कश्मीर की इकोनॉमी एक नए दौर में थी, तो ऐसे में ये हमला किया गया। इस हमले के बाद सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का निर्णय किया, जो सीमा पार आतंकवाद के लिए एक मैसेज था। सरकार मैसेज देती है, लेकिन उसे अमली जामा पहनाती है एक पूरी टीम। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले एक और बैठक की थी। उस बैठक में राजनाथ सिंह थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे और 3 सेनाओं के प्रमुख भी थे। यानी आप सोच लीजिए, इतने बड़े अधिकारियों की बैठक में क्या क्या हुआ होगा और क्या फैसले लिए गए होंगे। तो हम जिन आलोक जोशी की बात कर रहे हैं, उन्होंने न केवल राक का नेतृत्व संभाला है, बल्कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के चेयरमैन भी रहे हैं। 2 ऐसे संगठन हैं जो इस देश की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है और आतंकवादी हमलों को और सीमा पार के दुनिया भर में हो रहे हमलों को रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाती है। आलोक जोशी की भूमिका इसके पहले नेपाल में और पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण रही। क्या रही ये बताने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है, बताना भी नहीं चाहते और बताना भी नहीं चाहेंगे। सारी जानकारियां खुफिया थी। नेपाल में भारत के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे थे, चीन के षड्यंत्र थे, पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, यहाँ तक कि अमेरिका के भी षड्यंत्र थे। उन षड्यंत्रों के खिलाफ क्या क्या किया गया, ये आलोक जोशी ही जानते हैं और हमारी सरकार जानती है। आलोक जोशी ने रॉ के चीफ के रूप में और फिर सचिव के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान में जो भी भारत के खुफिया आंदोलन चल रहे हैं उनका नेतृत्व किया है। आपने पिछले दिनों खबरें पढ़ी होंगी, देखी होगी, सुनी होंगी कि पाकिस्तान के 12 दुर्दांत आतंकवादियों को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। उन्हें गोली मारने वाला कौन था ये कोई नहीं जानता। ये वे दुर्दांत आतंकवादी थे जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर षड्यंत्र कर रहे थे। वे मारे गए। जाहिर है उनको मारने का किन्होंने मारा भारत सरकार नहीं बता सकती, क्योंकि भारत का इससे कोई लेना देना है नहीं ऑफिशियली, और पाकिस्तान बता नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान के सरकार के आंखों के नीचे हो, तो वे भी बताना नहीं चाहते। लेकिन बहुत से खुफिया कार्रवाई, खुफिया कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते और बताकर नहीं किए जाते। आलोक जोशी की खूबी ये है कि वे मानवीय खुफिया तंत्र के एक्सपर्ट हैं। उन्हें पता है कि कब किस भारतीय जेम्स बॉन्ड को कहाँ अपॉइंट करना है और उसे क्या क्या काम करना है, वो काम कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा और कैसे घटनास्थल से जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ में उनकी विशेषज्ञता है, उसे टेक हिंट कहा जाता है, TECHINT। इस टेक हिंट के भी वे उस्ताद हैं। यानी कौन कौन से उपकरण किस कार्य में लगेंगे, कहाँ लगेंगे, इस बारे में
लाजवाब ज्ञान उनका है और वे किसी को बताते नहीं हैं। उन्होंने दुनिया के कई देशों में भारत के खिलाफ हो रही साजिशों को नाकाम किया है। अगर वो साजिशें हो जाती तब तो देश पर बहुत बड़ा कलंक का टीका लगता, लेकिन साजिशों को रोक दिया गया, किसी को पता ही नहीं चला कि कौन कौन सी साजिशें रची गई थी, तो वो साजिशें रोकी गई। इसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। 2013 में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बहुत तेज थी। उन आतंकी गतिविधियों में एकाएक कमी आई। क्यों कमी आई थी? क्योंकि उसके पीछे आलोक जोशी जी थे। नेपाल में, जो हमारा पक्का पड़ोसी देश है, पक्का दोस्त था, वहाँ चीन ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत उल्टे सीधे काम किए, भारत के खिलाफ बहुत भड़काया। वहाँ भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय होना पड़ा और उन्होंने नेपाल से होने वाली तस्करी को रोका, नेपाल से आने वाले हथियारों को रोका, नेपाल से आने वाली नकली मुद्रा को रोका और नेपाल से आने वाले आतंकवादियों को रोका। उनकी संख्या कितनी बड़ी है ये खुफिया तंत्र बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। रॉ के ऑपरेशनों में आलोक जोशी जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और वे ताकतें जो भारत में लगातार अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उनके तमाम षड्यंत्रों को नाकाम किया। जैसे नेपाल की एक एजेंसी थी जो भारत में नकली मुद्रा, नकली भारतीय नोट चलाकर छाप कर भिजवाती थी, उसका पर्दाफाश किया। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा का चीफ बनने के पहले वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने जो काम किए उसमें देश में नक्सलवाद से निपटने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को मिटा देंगे। तो कोई जादुई बटन नहीं है कि अमित शाह जी ने बटन दबाया और नक्सलवाद खत्म हुआ। उसके लिए बड़ी रणनीति लगती है जो आलोक जोशी जी ने दी है। NTRO एक तकनीकी खुफिया ऑपरेशन है। इसके चेयरमैन के रूप में उन्होंने खुफिया जानकारियां बहुत सारी इकट्ठे की। भारत के खिलाफ षड्यंत्र कौन कौन से हैं वो इकट्ठे किए और भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत किया। आप जानते हैं कि भारत की साइबर सुरक्षा में सेंस से क्या क्या हो सकता है। पूरी दुनिया में ऐसे देश हैं, ऐसे तंत्र हैं जो चाहते हैं कि भारत का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए। भारत की हमारी सुरक्षा प्रणालियों का एक पैरेलल तंत्र चलता है जो कोई गूगल से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कोई ग्रोक से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी खुफिया एजेंसियों का अपना नेटवर्क है और वो नेटवर्क बहुत गंभीर है जिसके जोशी जी एक्सपर्ट हैं। उनकी कार्यशैली के बारे में ये बात कही जाती है कि आलोक जोशी इतना कम बोलते हैं, चुप्पा नंबर 1 है। अजीत डोभाल तो और भी बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोलते। अपने काम के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताते, अपनी भूमिका के बारे में तो कुछ नहीं बताते। तो ऐसे चुप्पे टाइप आदमी हैं जो ऑपरेशन करते हैं, चुपचाप करते हैं और कानों कान किसी को खबर नहीं होती। कई बार तो उनके असिस्टेंट को पता नहीं चलता कि हमारे बॉस क्या काम कराए या क्या काम उन्होंने करवा दिया। तो ये उनकी खूबी है। एक और खूबी उनकी है कि वो रणनीतिक तौर पर काम करते हैं। छोटी मोटी गतिविधियों में उनका ध्यान नहीं होता। वो जो काम करते हैं पक्का करते हैं और दूरगामी परिणाम आते हैं। ये उनकी खूबी है। और एक और खूबी उनकी है कि जब भी आप संकट में पड़ते हैं, देश संकट में पड़ता है, तब वे बहुत कामयाबी से उसका मैनेजमेंट करते हैं, संकट को ख़त्म करते हैं, संकट को टालते हैं। यानी ऐसा आदमी जो IB, NTRO, रॉ जैसी एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन का काम करता हो, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। आलोक जोशी के खुफिया ऑपरेशनों के बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन उनकी पेशेवर दक्षता बहुत ज़्यादा है। IPS हैं पुराने ज़माने के, घाघ हैं और लीडरशिप की क्वालिटी उनमें है कि वे जो बात कहते हैं उनकी पूरी टीम मानती है। उनके दिशा निर्देश को कोई दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने अचूक रणनीति बनाते हैं कि कोई भी उसमें कमी नहीं निकाल सकता। रा के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल रहा, महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के चेयरमैन के रूप में उन्होंने वो काम किया कि भारत का खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि दुनिया में किस देश में भारत के खिलाफ कौन चंगू मंगू जरा भी योजना बना रहा है तो उन्हें पता चल जाता है कि भारत के खिलाफ
कहाँ कौन क्या काम कर रहा है। ये उनकी खूबी है। आलोक जोशी एक अनुभवी खुफिया अधिकारी रहे और रणनीति में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्ति अगर भारत की खुफिया तंत्र में हों, उनकी रणनीतिक सोच इतनी गहरी हो, जिन्होंने दुनिया भर में ऑपरेशंस किए हों, अपने पड़ोसी देशों के तो वे एक्सपर्ट हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया और कहा कि ये हमारी 7 लोगों की टीम है, इस टीम के सारथी बनिए, कृष्ण की भूमिका निभाइए और जो महाभारत चल रहा है पड़ोसी देशों के साथ हमारा, उस महाभारत में भारत को आगे ले जाने का काम आप कीजिए। तो आलोक जोशी उस भूमिका में हैं, उस भूमिका में वो जुटे हुए हैं और इसी कार्य को करने के लिए उनका अनुभव है जो उन्हें काम आ रहा है। जैसे अजीत डोभाल तो कहीं ना कहीं पब्लिक फंक्शन में कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन आलोक जोशी ने कभी कुछ नहीं बोला। उनका अनुभव, राजनीतिक सोच भी बहुत मायने रखती है कि आप क्या सोचते हैं, सरकार के साथ आप इन ट्यून है या नहीं। अगर आप सरकार के साथ इन ट्यून नहीं हैं तो अलग मुश्किलें आती है। और गोपनीयता तो होनी चाहिए, ऐसी गोपनीयता कि किसी को पता भी नहीं चले। आज के दौर में जब आदमी रील्स बनाकर अपनी हर चीज़ उजागर करना चाहता है, अपने आप को महान दिखाना चाहता है, ऐसे आदमी को जो अपने आप को शून्य रखना चाहता है, कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप हेड्स ऑफ करेंगे ही। तो आलोक जोशी के लिए हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, हेड्स ऑफ। और उनकी लीडरशिप में ये देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आलोक जोशी के बारे में बहुत कम जानकारियां सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध है, सरकारी फाइलों में भी बहुत कम जानकारियां होंगी, लेकिन निश्चित ही भारत सही हाथों में है और हमारी सुरक्षा सही हाथों में है। आज के किरदार की इस 10वीं कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। तो नमस्कार, इजाज़त दीजिए। किरदार शो की 10वीं कड़ी यहीं खत्म हुई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए किरदार को लेकर। धन्यवाद।